नमस्कार साथियों, श्रीकांत आपके सामने पुनः हाजिर हुआ हूँ। आज हमारी क्लास संविधान की क्लास रहेगी, ठीक है। क्योंकि हमने पहले भी बताया कि दो विषय की क्लासेस एक साथ चल रही हैं। एक दिन हिस्ट्री रहता है, एक दिन संविधान रहता है। तो संविधान में हम लोग लगभग काफ़ी चीज़ें, मतलब कि 1947 तक के बाद से संविधान 1950 तक जब लागू होता है तो उस समय तक पहुँच गए हैं, ठीक है। बाकी उसमें जो विशेष विशेष बातें हैं उसको भी मैंने बता दिया है ना। जैसे कि संविधान कुल कितने दिन में बन के तैयार होता है? 2 साल 11 माह 18 दिन। ये तो लगभग एक बच्चा जो तैयारी करता है उसको पता ही होता है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये तो एक छोटी सी चीज हो गई। अब हम लोग देखेंगे कि जैसे कि संविधान में जो जब संविधान लागू होता है, ठीक है, संविधान लागू कब होता है? ठीक, 24 जनवरी 1950, ठीक है, या 26 जनवरी मान लीजिए, ठीक। लेकिन जब आपका उत्तर आएगा पूर्ण रूप से तो 24 जनवरी ही होता है, ठीक है, 24 जनवरी को होता है। तो ठीक है, तो जैसे कि पहली बार जब 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ था, ठीक है, तो उस दिन पूरे अनुच्छेद तो लागू नहीं हुए थे। कुछ ही अनुच्छेद जैसे नागरिकता है या इस तरह से जो चीजें थी वो हुई थी, ठीक है। अब देखिए, जो मूल संविधान हमारा था, ठीक है, जब ये मूल संविधान लागू होता है तो उस समय कितने भाग थे? 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, ठीक है। और कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। आज आप 12 अनुसूचियां देखते हैं, उसको जोड़ा गया है, ठीक है। तो 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। आज अगर थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कि अगर जो संशोधन संविधान में होते 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 जैसे आप देखते होंगे 313 ए, ठीक है, 314 ए, या हिंदी में का, ठीक है, जैसे पंचायत का अनुसूची 9वीं है, नगर पालिका का 9 का है और सहकारी समिति का 9 खा है, ठीक है। तो ये जो जोड़ा गया है, ठीक है, ये सब स्पेशली जहां पे आप ए जोड़ देख लीजिए, बी देख लीजिए, डबल ए देख लीजिए, खा देख लीजिए, तो ये समझ जाइए कि इसको संशोधन से जोड़ा गया है। तो इस 395 अनुच्छेद को इतना संशोधन हुआ है कि लगभग आज 470 के करीब में हमारे टोटल अनुच्छेद हो चुके हैं, ठीक है, 470 अनुच्छेद हो गए हैं। और ये 22 तो पूरा मूल भाग है, ठीक है, तो 22 में अगर 3 और जोड़ दीजिए तो लगभग 25 भाग हो गए हैं, ठीक है। लेकिन संविधान में जो मूल है हम उसी को पढ़ते हैं, ठीक है, इसीलिए इसमें अतिरिक्त कुछ नहीं जोड़ा जाता है। हाँ, लिखने के लिए, समझने के लिए आप जोड़ सकते हैं कि हाँ संविधान में इतना अनुच्छेद हो गया तो 470 के करीब में अनुच्छेद हो गए, भाग में हो गया, सूची में हो गया, ठीक है, वो एक अलग की बात है। लेकिन आज भी जब हम पढ़ेंगे तो 395 अनुच्छेद पढ़ेंगे, 22 भाग पढ़ेंगे और 12 अनुसूचियां पढ़ेंगे, ठीक है। ये वर्तमान की स्थिति है। तो जो मूल संविधान हमारा लागू हुआ था तो उस समय कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग था, 395 अनुच्छेद। ये प्रश्न आता है, आप लोगों के एग्जाम में आता है, इसीलिए हमने सोचा आपको बता दें। तो ये बात तो हो गई संविधान जब लागू होता है तो उस समय की क्या स्थिति रहती है, कितने अनुच्छेद रहते हैं, कितने भाग रहते हैं, कितने अनुसूचियां रहती हैं। आज जो हमारा विषय रहेगा वो भाग पे रहेगा, यानी कि अध्याय पे। संविधान को कितने भाग में बांटा गया है, ठीक है, क्योंकि भाग से हर समय प्रश्न आता है। संविधान क्या एक बेसिक, अगर आप मान लीजिए कि फंडामेंटल, अगर वो फंडामेंटल करें, अगर बेसिक स्ट्रक्चर तैयारी करने वाले जो लड़के हैं, अगर संविधान कितने भागों में बटा है, ठीक है, 22 भागों में बांटा गया है। इसे क्यों बांटा गया है? क्योंकि हर एक सेक्शन अलग अलग है, ठीक है ना, हर चीजें अलग अलग हैं। जैसे फंडामेंटल राइट है 12 से 35, नीति निर्देशक 36 से 51 है, ठीक है। इसी तरीके से इसको समझने के लिए हर सेक्शन को अलग अलग कर दिया गया है, जिससे कि
हमें समझने में अच्छा हो। एक प्रकार से कह सकते हैं कि कोई भी उदाहरण ले लीजिए, जैसे आप अपने घर में कोई चीज होता है तो कोई कार्यक्रम होता है तो सबको सब अलग काम बांट देते हैं सहूलियत के लिए। वैसे ही हमारे संविधान में बड़ी बारीकी से, बड़ी अच्छाई से चीजों को भाग के रूप में बांट दिया गया है कि किसी को कभी कोई समस्या हो वहां पे जाके देख ले, ताक ले, समझ ले। ठीक है, तो ये बात है। तो इसीलिए संविधान को कितने भागों में बांटा गया है, जो भाग है आज हमारा वो विषय रहने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं बच्चे उनके लिए। ठीक है, और दूसरी बात, जो संविधान से संबंधित प्रश्न रहेंगे, अभी ये चल रहा है, मैं बताता रहूंगा बीच बीच में। ठीक है, उसकी क्लास में लेता रहूंगा। तो संविधान के कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक, अब 22 भाग में कौन कैसा अनुच्छेद किस भाग का है, कौन सा अनुच्छेद किस भाग का है, उसको लिखते जाएंगे हम क्रम से। हाँ, कुछ भाग जैसे ऐसे हैं कि मान लीजिए कि भाग 5 है, तो भाग 5 लंबा है, 52 से 151 है, तो भाग 5 में भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कार्यपालिका है, कार्यपालिका का मतलब राष्ट्रपति है, उसका सेक्शन यानी कि उसका अनुच्छेद कितने से कितना है, संसद का कितने से कितना है, ये सब सारी चीजें थोड़ा सा जब आप अलग अलग समझ लेंगे ना, तो आपको कभी भी प्रश्न करने में समस्या नहीं होगी, आपका उत्तर गलत नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से पढ़ा जाता है। ठीक, तो मान लीजिए कि, चलिए पहले भाग को देखते हैं कि संविधान का पहला भाग कौन सा है, पहला बंटवारा संविधान में क्या किया गया है। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं भाग। ठीक है, आप इसी तरीके से अगर कॉलम बना लेंगे तो ठीक रहेगा। दूसरा लिख दे रहे हैं विषय, तीसरा लिख दे रहे हैं अनुच्छेद। ये एक मोटा मोटा है क्योंकि इससे अच्छा रहेगा, और इसको बना के आप अपने दीवार पे सामने अगर बार बार, ये चीजें एक बार में नहीं अंदर जाएंगी, आपके दिमाग में नहीं बैठेंगी, भूलता रहेगा। चीजों को बार बार देखते रहेंगे, थोड़ा बहुत समझते रहेंगे, इसका हम इस तरह से बंटवारा करेंगे कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला भाग 1 है। ठीक, पहला भाग 1 है। विषय क्या है? विषय है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि जो संघ है और उसमें जो राज्यों का बंटवारा हुआ है उसके विषय में बताया गया है। ठीक है, ये 1 से 4 अनुच्छेद के बीच में है। ठीक, संघ और उसका राज्य क्षेत्र का मतलब यह है कि एक केंद्र, इसके बाद उसके जो बंटवारा हुआ है, राज्यों का बंटवारा हुआ, उसका नाम ओम दिया गया है, उसको दूसरे सेक्शन में देखेंगे। ठीक है, आज हम सिर्फ भाग के रूप में देख रहे हैं, स्पेशली इसको बहुत डिवाइड नहीं करेंगे, नहीं बड़ी लंबी क्लास हो जाएगी। जब हम पहला भाग पढ़ाएंगे, अनुच्छेद जब हम पढ़ाएंगे 1 से 4 में, तो उसमें ये इस विषय को देखा जाएगा। ठीक है, फिर भाग दूसरा है, किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता 5 से 11 के बीच में है। ठीक, इस तरह से। फिर है भाग तीसरा। भाग तीसरा कौन सा है? ये तो पता ही होगा आप लोगों को, मौलिक अधिकार, या जिसको मूल अधिकार बोला जाता है। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार 12 से 35 के बीच में है। ऐसे जब चार्ट बना लेंगे तो जल्दी नहीं भूलेगा। ठीक है, फिर 3 हो गया। फिर कौन सा है? भाग 4 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। हर बार हर एग्जाम में भाग से संबंधित प्रश्न आता ही आता है और गलत हो जाता है, क्योंकि भाग सही से हम लोग पढ़ते नहीं हैं। 36 से 51। ठीक है, फिर जो संविधान संशोधन हुआ था 4 का, उसके द्वारा 4 का भाग जोड़ा गया था या 4A जोड़ा गया था। ठीक है, कौन सा है? मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य को कहां से लिया गया है? यूएसएसआर से, यानी सोवियत संघ से लिया गया है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, सोवियत संघ से लिया गया है, रूस से नहीं लिया गया है, क्योंकि तब सोवियत संघ था। ठीक है, अगर आपके ऑप्शन में ये आ जाए कि मौलिक कर्तव्य को रूस से लिया गया है या सोवियत संघ से लिया गया है या किसी अन्य देश से लिया गया है, तो आपका ऑप्शन सोवियत संघ ही लगेगा, क्योंकि 1947-48 में सोवियत संघ नहीं बटा था, सोवियत संघ जाके टूटा है 1991 में। ठीक है, तब 14-15 देश से निकल के आए हैं, तब रसिया और रूस का नाम अलग से पड़ा है। बाकी इसके पहले तब तक इसको यूएसएसआर कहा जाता था, सोवियत संघ। तो मौलिक कर्तव्य को किसके
कमेटी के आधार पर लाया गया था अनुशंसा, यानी किस कमेटी ने कहा था कि नहीं मौलिक कर्तव्य को लाना जरूरी है, तो वो स्वर्ण सिंह की कमेटी थी और 1976 में इसको लाया गया था 42वें संविधान संशोधन से। ठीक है, तो इसको बताना भी थोड़ा बहुत जरूरी है। तो ये जो इसका है अनुच्छेद ये 51 का या 51A है। ठीक, तो ये हो गया 4 का। अब फिर आते हैं 5 भाग पे। 5वां भाग कौन सा है? 5वां भाग है संघ सरकार। ठीक है, यानी कि केंद्रीय सरकार, संघ सरकार जिसको मान लीजिए। ठीक है, ये इसका कहां से कहां तक है? इसका है 52 से 151, 52 से 151। ठीक है, अब थोड़ा सा ये जो संघ सरकार में है इसी को अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो जैसे आपको समस्या नहीं होगी। मामला यही फंसता है कि संसद का कहां से शुरू है, कार्यपालिका का कहां से शुरू है, या राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां कहां से हैं, या संघ की न्यायपालिका कहां से, या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहां से है। तो आपको पता ही है, जैसे भारत का नियंत्रक लेखा महापरीक्षक, उसका अनुच्छेद 148 से 151 है, तो ये 151 पे रुक गया, यानी कि ये केंद्र से संबंधित है। 5वां जो भाग है ये संघ सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित है। उसमें जो संस्थाएं आती हैं, जो विधायी कार्यपालिका, केंद्रीय कार्यपालिका, आज उससे संबंधित जो भी, चाहे वो उच्चतम न्यायालय हो, सब उसके विषय में बताया गया है। ठीक है, उच्च न्यायालय नहीं, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस 5 में थोड़ा सा जो हुआ है, इसका जो 5 में भी जो इसको बांटा गया उसको देख लेते हैं। जो भाग 5 है संघ सरकार है, उसमें कौन सा अनुच्छेद किसको बताता है, किसके विषय में वर्णन किया गया है, थोड़ा सा समझ लेंगे तो ठीक रहेगा। और अगर इसको जो भी लोग देख रहे हैं अगर लिख लेंगे, समझ लेंगे बार बार, तो चीजें दिमाग में चली जाएंगी। ठीक है, जैसे अनुच्छेद 52 है, वो सॉरी हाँ 52 से 151 अनुच्छेद है, भाग 5 है। ठीक है, ये मैंने बताया ही, इसको थोड़ा सा बांट में दे रहा हूं, बांटने पे आपको अच्छा लगेगा। जैसे इसमें अध्याय 1 है, अध्याय 1 है, तो अध्याय 1 में क्या है, कार्यपालिका के विषय में बताया गया है, यानी कि केंद्र की कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका, और जो कार्यपालिका का अनुच्छेद है वो है 52 से 78, 52 से 78। ठीक है, कार्यपालिका है, कौन सी कार्यपालिका है, केंद्र की कार्यपालिका है, 52 से 78 बताया गया है। फिर अध्याय दूसरा है, ये अध्याय पूछा जाता है। ठीक है, अध्याय दूसरा है, अध्याय दूसरा में क्या है, संसद है। ये 52 से 151 के बीच का मैं बंटवारा कर रहा हूं आपके समझने के लिए कि अध्याय 1 में कहां से क्या है, अध्याय 2 में कहां से क्या है, जिससे कि आप भूले नहीं। ठीक है, संसद की बात कही गई है 79 से 122 तक, 79 से 122 तक, यानी 79 से 122 अनुच्छेद तक बताया गया है। फिर आते हैं अध्याय 3 में, अध्याय तीसरे में, अध्याय तीसरे में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां बताई गई हैं। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, ये आपको कई किताबों में मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नया नहीं है इसमें। हाँ, लेकिन ये है कि एक बार, 2 बार, 4 बार देखेंगे तो चीजें याद हो जाएगी। एक बात और भी, कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड का बहुत ही जबरदस्त मतलब होता है। आप शब्दों को इधर उधर नहीं कर सकते हैं, खास करके जो लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें इफ बट आप अपनी तरफ से नहीं लगा सकते। ये कोई व्यवहारिक बातें नहीं होती हैं। उसकी इंटरप्रिटेशन जब होती है, व्याख्या जब होती है, आप कर सकते हैं ऐसे व्यवहारिक रूप से, पर जो संविधान लिखा गया है उसको एज इट इज आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, ये बात होती है। तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की बात बताई गई है, ये इसमें है 123 में है। ठीक, फिर अध्याय 4 है, अध्याय 4 है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां जो 123 है, ये अनुच्छेद 123 क्या है, ये राष्ट्रपति का जो अध्यादेश निकालने की शक्ति होती है वो है। ठीक है, फिर अध्याय 4 में है संघ की न्यायपालिका, यानी केंद्र की न्यायपालिका, इसी में क्या है,
उच्चतम न्यायालय की बात कही गई है। संघ की न्यायपालिका, संघ की न्यायपालिका कहां से कहां तक है? 124 से 147 है। इसी में सुप्रीम कोर्ट के विषय में पूरी बात बताई गई है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से लेके जो उसके जजेस हैं, अभिलेख न्यायालय होना, जुडिशियल रिव्यू होना, सब कुछ इसी में कहा गया है। ठीक है, वो जब हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे। फिर लास्ट में अध्याय 5, ये अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अध्याय पूछा जाता है। ये अध्याय 1 है, ये अध्याय 2 है, ये अध्याय 3 है, ये अध्याय 4 है, ये अध्याय 5 है। ये रोमन शैली में है, ये हमारी हिंदी शैली। ठीक है, अध्याय 5 में क्या है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। इसका कहां से कहां तक है? 148 से 151, जो अभी मैंने बताया था। ठीक, तो आप देखिए कि ये जो 52 से 151 है, ये 52 से शुरू होके 151 तक है। ठीक है, तो ये ऐसे बटा है, अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5। अध्याय 1 में कार्यपालिका के विषय में बताया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति के विषय में बताया गया है, कार्यपालिका शक्ति, प्रधानमंत्री। ठीक है, राष्ट्रपति कैसे अपनी शक्तियों का निर्वहन अपने मंत्रियों के द्वारा करवाता है, जिसकी नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री की। दूसरा संसद है। तीसरा राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं, जिसमें अनुच्छेद 123 में आपको पता ही है, ये राष्ट्रपति के अध्यादेश निकालने की शक्ति होती है। इसी को विधायी शक्ति कहा जाता है, क्योंकि ये विधान से संबंधित है, यानी कि संसद में इसकी प्रक्रिया होकर गुजरती है और इसको संसद से पास करवाना पड़ता है, आपको पता ही है। फिर है संघ की न्यायपालिका, 124 से 147 तक। संघ की न्यायपालिका मतलब सुप्रीम कोर्ट, मोटा मोटा। ठीक, फिर है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, 148 से 151। ठीक, तो ये हो गया। फिर हम देखते हैं कि ये हो गया भाग हमारा 5। भाग 5 में ये बंटवारा हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग भाग 6। थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन अब चूंकि पूरा भाग बताना है, और ये जो अध्याय वाला है इसको बहुत ही जरूरी है बताना, क्योंकि आजकल इसी में से प्रश्न आ रहे हैं। प्रश्न नए नए तरीके से बनते हैं। मान लीजिए पूछ लिया जाए कि कार्यपालिका है, संघ की कार्यपालिका है, उसका अध्याय कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? फंस जाएंगे। तो इसी वजह से अध्याय लिखना भी जरूरी है। ठीक, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं भाग 6 में। ये है भाग 6। ठीक, भाग लिखा ही है, ये विषय है, ये अनुच्छेद है। भाग 6 में कौन सा विषय है? राज्य सरकारों के विषय में बताया गया है, राज्य सरकारें। ठीक है, इसका अनुच्छेद कहां से कहां तक है? इसका अनुच्छेद है 152। ठीक है, 152 है। फिर इसी में है क्या? इसी में है कि इसका फिर से बंटवारा हो गया है, राज्य सरकारों का बंटवारा हो गया है। तो इसमें देख लेते हैं, ये जो भाग 6 है, अनुच्छेद 152 है। इसके बाद जो नीचे बंटवारा होता है अध्याय का, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, और ये कहां से कहां तक जाएगा? 152 से लेके 237 तक जाता है। ठीक, क्योंकि जो 238 अनुच्छेद है उसको निरस्त कर दिया गया, यानी उसका लोप हो गया है। ठीक है, तो ये राज्य सरकार है, 152 है। ठीक, अब इसी में हम देखते हैं, ये इसका भाग है राज्य सरकारों का। ठीक है, तो इसमें अध्याय पहला है, वो केंद्र का था। ठीक है, अध्याय पहला है। इसमें क्या है? साधारण बात कही गई है, साधारण। ठीक है, ये कहां से कहां तक है? ये 152 से 237 है, मतलब कि ये अध्याय 1 है, साधारण। इसमें पूरी बात बताई गई है कि 152 से 237 तक है, 238 को लोप कर दिया गया है। ठीक है, ये अगर पूछ लिया जाए कि राज्य सरकार में अध्याय 1 में क्या है, तो आपको अनुच्छेद बताना पड़ेगा 152 से 237, क्योंकि 238 लोप हो गया है। ठीक, अब इसमें फिर देखते हैं अध्याय दूसरा। अध्याय दूसरा में क्या है? ये कार्यपालिका है। कहाँ की कार्यपालिका है? राज्यों की कार्यपालिका है। ठीक है, ये क्योंकि ये राज्य सरकार है। ठीक, राज्यों की कार्यपालिका है। ये कहां से कहां तक है? ये है 153 से 167 तक।
153 से 100, ये पूरा का पूरा साधारण में है तो इसका अब बंटवारा हो रहा है इस साधारण का। 153 से 167 है। फिर अध्याय 3 है, अध्याय 3 है। अध्याय 3 में क्या है? राज्य का विधानमंडल है या राज्यों का विधानमंडल है, राज्यों का विधानमंडल है। कहां से कहां तक है राज्यों का विधानमंडल? 168 से 212 है, 168 से 212 है। ये बंटवारा बहुत ही जरूरी है। अगर आपको एग्जाम में प्रश्न सही करना है तो अब आपको इतना पढ़ना ही पड़ेगा। सिर्फ भाग कौन सा है इससे काम नहीं चलने वाला है, चाहे वो IAS का हो, चाहे PCS का हो, चाहे SI, कोई भी एग्जाम हो, XYZ कोई भी एग्जाम हो, आप बच के नहीं निकल सकते हैं। अध्याय 4 में आते हैं। अध्याय 4 में क्या है? अध्याय 4 में है राज्यपाल की विधायी शक्तियां। वहां पे केंद्र में राज्यपाल की विधायी शक्तियां, वहां पे राष्ट्रपति की शक्ति थी, यहाँ पे राज्यपाल की है, राज्यपाल की विधायी शक्तियां। तो राज्यपाल की विधायी शक्तियां कौन सी है? 213। ठीक है। राज्यपाल को अध्यादेश निकालने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत मिली है? 213 के तहत दी गई है। और कौन सा अध्याय है? अध्याय 4 में। प्रश्न आपका बन जाएगा कि राज्यपाल को किस अध्याय के तहत, किस अनुच्छेद के तहत विधायी शक्ति या अध्यादेश निकालने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो आपका उत्तर रहेगा अध्याय 4 और अनुच्छेद 213। ठीक। फिर अध्याय 5 में आते हैं। अध्याय 5 में जब हम आते हैं तो राज्यों के उच्च न्यायालय के विषय में बताया गया है। वही चीज है, बस यहाँ पे स्टेट लग जाएगा, वहां पे सेंट्रल था और क्या। ठीक। राज्यों के उच्च न्यायालय, राज्यों का उच्च न्यायालय कहां से कहां तक है? 214 से 232 तक है, 214 से 232 तक है। फिर अध्याय 6 में क्या है? यहाँ पे तो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। ठीक है। यहाँ पे अधीनस्थ न्यायालय कर दिया गया है। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय कर दिया गया है। ठीक। ये उच्च न्यायालय के अधीन ही रहते हैं, अधीनस्थ न्यायालय है। और ये 233 से 237 है। ठीक। और एक बात, ये तो हो गया भाग 6। अब जो अभी मैं कह रहा था कि 238 को लोप कर दिया गया है, तो वो भाग 7 रहता है जिसको लोप कर दिया गया है। ठीक है, पहले था, बाद में इसको लोप कर दिया गया, यानी कि इसको हटा दिया गया, इसकी जगह पे कुछ दूसरी चीजें आ गई, भाग 7 नहीं बनाया गया। लेकिन काउंट तो होता ही होता है, क्योंकि जब मूल संविधान बना था तो ये तो था ही था। ठीक है। तो अब भाग 7 हम देखते हैं कि भाग 7 में क्या था और इसको क्यों लोप कर दिया गया। भाग 7, तो भाग 7 में क्या था? भाग 7 में था राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड खानिरस्त। ठीक है, राज्यों से संबंधित जो अनुसूचियां थी, जैसे आप अनुसूची का बंटवारा देखते हैं, पाते हैं राज्य सूची है, तो जब एक जगह पे थी तो इसको इस वजह से हो सकता है कि निरस्त कर दिया गया, और कोई आवश्यकता नहीं समझ में आई होगी, क्योंकि जो पहली अनुसूची डाली गई थी तो उसमें अनुसूची का विषय है ही, फिर एक विषय को भाग में दे देना हो सकता है। अब जो भी मसला रहा हो, लेकिन जो मुझे समझ में आता है कि यही कारण रहा होगा कि जो राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची दी गई थी, वो जो अनुसूची बनी थी तो उससे हो सकता है कुछ डिफर होता। ठीक है, तो इसमें विषय था राज्यों से संबंधित राज्यों से संबंधित पहली, ये प्रश्न आता है, पहली अनुसूची, ठीक है, का खंड खा, ये खंड खा है, खंड का वहां है, तो इस वजह से ये 238 था, इसको क्या कर दिया गया है, इस पूरे भाग को, पूरे चीज अनुच्छेद को निरस्त कर दिया गया है या लोप कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, बाद में ये रहा। अब फिर आते हैं भाग 8। ये भाग 8 में हम आ गए। भाग 8 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र है, संघ राज्य क्षेत्र है, यानी कि केंद्र और उसके राज्य क्षेत्र हैं। बताया गया है कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, कैसे शक्ति का प्रकार से बंटवारा है पूरे तरीके से। यह है 239 से 242। ठीक है, इसके बाद फिर है भाग 9 जोड़ा गया। भाग 9 में क्या है? पंचायतें हैं,
इसको 1991 में जोड़ा गया था, आपको पता ही है, ठीक है। पंचायतों को पंचायतें हैं, और इसका जो अनुच्छेद है वो 243 से 243 243 से 243 अड़ा है, 243 से 243 अड़ा है। मैं हिंदी वाला लिख रहा हूँ, इंग्लिश वाला कोई भी इसको जोड़ सकता है, जिसे कहा गया तो इसे ABCD, ठीक है। 243 से 243 अड़ा है। फिर भाग 9 का इसको भी जोड़ा गया। इसमें क्या है, इसमें नगर पालिकाएं हैं, ठीक है। नगर पालिकाओं का जो अनुच्छेद है वो कहां से कहां तक है, 243 ता से 243 छा तक है, ठीक है। 243 ता से 243 छा तक है। तो ये हो गया 9 का। इसको पंचायत को 1991 में जोड़ा गया है, 9 का नगर पालिकाओं को भी 1991 में जोड़ा गया है। जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था उसी के माध्यम से जोड़ा गया था। फिर है नौखा। नौखा किससे संबंधित है, सहकारी समितियों से संबंधित है। इन दर्शाते हैं नौखा किससे संबंधित है, सहकारी समिति से, सहकारी समितियों से संबंधित है, ठीक है। सहकारी समितियों से संबंधित है। ये कहां से कहां तक है, 243 ZH से 243 ZT तक है। हाँ, 243 ZT तक है। इसका 243 ZH से 243 ZT तक है। इसको थोड़ा सा हिंदी में लिखना ठीक, वो मतलब कह सकते हैं कि बनाना पड़ेगा का इस तरह से। तो 243 ZH से 243 ZT तक है। सहकारी समितियां नौखा में है, भाग नौखा में है। इनको 97वें संविधान संशोधन 2011 में इसको जोड़ा गया था, यूपीए की सरकार थी। तो ये रहा भाग नौखा तक, जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो भागों का बंटवारा है जो मैंने बताया है शुरू में, 52 से 151, और जो कार्यपालिका का केंद्र में जो बंटवारा है अध्याय, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अध्याय का बंटवारा जो निचले क्रम में हुआ है, राज्यों से संबंधित है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अध्याय के विषय में पूछा जाता है, ठीक। अब हम आते हैं भाग 10 में आते हैं, ठीक। भाग 10 का विषय क्या है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से, जनजाति क्षेत्रों से, ठीक है। इसका अनुच्छेद कहां से कहां तक है, इसका अनुच्छेद 244 से 244 का तक है, 244 से 244 का तक, ठीक। ये चीज है। इसमें भी मान लीजिए कि बहुत, अगर आप चाहे तो इसको अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का जब मैं पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा कैसे क्षेत्र होते हैं, कौन घोषित करता है इसको, राष्ट्रपति होता है या उत्तर पूर्व में जो वहाँ पे नियुक्त किए रहते हैं, जो कह सकते हैं कि एक क्षेत्र कमेटियां रहती है, वो बताती हैं, ठीक है। फिर है भाग 11। भाग 11 में क्या है, संघ और राज्यों के बीच संबंध है, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, संघ और राज्यों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफी प्रश्न आते हैं। संघ और राज्यों के बीच संबंध है, ठीक। इसका अनुच्छेद क्या है, इसका अनुच्छेद है 245 से 263 तक, 245 से 263 तक। अनुच्छेद थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि पता लगा फिर बिल्कुल सब गड़बड़ हो जाएगा। अब जो मैं इसमें ये जो संघ और राज्यों के बीच संबंध बताने चल रहा हूं, इसमें 2 अध्याय है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें अध्याय पहला है, अध्याय पहला क्या है, अध्याय पहला का जो बंटवारा हुआ है वो विधायी संबंध से संबंधित है, विधायी संबंधों से, ठीक है।
केंद्र और राज्यों के बीच में जो भाग 11 है, इसमें अध्याय 1 है जो विधायी संबंधों से संबंधित है, और इसका अनुच्छेद का बंटवारा 245 से 255 है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो अध्याय दूसरा है ये प्रशासनिक संबंधों से है, प्रशासनिक संबंधों से, ठीक है। ये 256 से 256 से 263 तक है, ठीक है। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 245 से 263 है, जिसमें से अध्याय 1 में विधायी संबंध 245 से 255 है, और अध्याय 2 में प्रशासनिक संबंध 256 से 263 है, ठीक है। फिर आते हैं भाग 12 में। भाग 12 में क्या है? वित्त संपत्ति। भाग 12 का जो विषय है वित्त संपत्ति, संविदाएं और वाद। हाँ, और वाद ही है, और वाद। वित्त संपत्ति, संविदाएं और वाद, ये भाग 12 में है। और इसका जो अनुच्छेद का मोटा मोटा खाका है पूरा है वो 264 से 300 ए है, 264 से 300 ए। 300 ए के विषय में अगर आपको पता है कि 300 ए वही है जो संपत्ति का अधिकार है। इसको पहले ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था, जो हमारे मूल अधिकार हैं वो टोटल 7 हुआ करते थे, ठीक है। अनुच्छेद 31 संपत्ति के अर्जन से संबंधित था, जो फंडामेंटल राइट था। उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार थी, उसने जो है उसको मूल अधिकार से हटा दिया संपत्ति का अधिकार को। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था, पहले फंडामेंटल राइट था। हमारे मूल अधिकार पहले 7 टोटल हुआ करते थे, उसको हटा के 300 ए यानी 300 का में कानूनी अधिकार के तहत इसमें डाल दिया गया। और ये प्रश्न आता है भाग 12 में है, तो भाग 12 में मूल अधिकार जो वहां पे दिया हुआ था फंडामेंटल राइट 12 से 35 तक में था, जो भाग 3 था, उसको मोरारजी देसाई की सरकार ने 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा लाके यहाँ पे लगा दिया, 300 ए कर दिया, ठीक है। तो ये वही चीज है, वित्त संपत्ति संविदाएं, ठीक। इसमें भी बंटवारा है, इसको भी बांट दे रहे हैं, आपको समस्या ना हो, ठीक है। अगर इस तरह से आप देखेंगे, हालांकि सभी के पढ़ाई करने का तरीका अलग होता है और पढ़ाने का तरीका अलग होता है, मेरा अपना अलग तरीका है। सभी लोग अपने तरीके से अच्छा ही पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको भाग में सब कुछ बता देना चाहता हूं कि कोई चीज छूटे ना, ठीक है। तो ये जो वित्त संपत्ति संविदाएं हैं, खास करके 264 से 300 ए, ठीक है, ये जो भाग 12 है, ठीक है, इसको मैं बांट दे रहा हूं, ठीक है। जैसे अध्याय में अध्याय 1 वित्त से संबंधित है, अध्याय 1 किससे संबंधित है? वित्त से संबंधित है। और इसका अनुच्छेद क्या है? इसका अनुच्छेद है 264 से 291, 264 से 291। फिर है अध्याय 2, अध्याय 2 है, ठीक है। अध्याय 2 में क्या है? ऋण सेवा है, ऋण लेना है, यानी ऋण से संबंधित गतिविधियां, खास करके केंद्र सरकार जो ऋण लेती है देती है राज्यों को, लेना देना, इस प्रकार की बातें होती हैं। ये 292 से 293 है, 292 से 293 है। फिर है अध्याय 3, अध्याय 3 ऋण लेना जो है वो केंद्र सरकार के मार्फत जो है, अगर राज्य सरकारें विश्व बैंक से भी अगर किसी से भी उधार लेना चाह रही हैं तो बिना केंद्र सरकार की सहमति के, बिना केंद्र सरकार की गारंटी की वो सीधे ऋण नहीं ले सकती। कोई भी स्टेट हो, अगर आपको ये जानकारी होगी, अगर नहीं जानकारी है तो ये जान लीजिए, कोई भी स्टेट है, कोई भी राज्य है, वो सीधे विदेशी संस्थाओं से ऋण नहीं ले सकता है। बीच में केंद्र सरकार की भूमिका रहेगी ही रहेगी, एज ए गारंटर, एज ए मध्यस्थ की भूमिका में रहेगी। केंद्र सरकार के अधीन ही राज्य सरकार ऋण लेते हैं, ठीक है। तो ये 292 से 293 के बीच में है ऋण लेना। फिर है संपत्ति, संविदाएं
संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, बाध्यताएं और वाद, जो वाद की बात कही जाती है, ये अध्याय 3 में है। और इसका जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है 294 से 300। ठीक, 300। बाकी 300 का के विषय में मैंने बता ही दिया है। ठीक है, इसका भी जान लीजिए, अध्याय 4 है ये। ठीक है, संपत्ति का अधिकार, जो पहले फंडामेंटल मूल अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, ये 300 का है। ठीक है, अब आपका अगर प्रश्न आ जाए कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निकाल के किस अनुच्छेद में, किस भाग में और किस अध्याय में रखा गया है, तो अनुच्छेद 12 भाग है, अध्याय 4 है और अनुच्छेद 300 का है। ठीक है, भाग 12 अध्याय 4 300 का अनुच्छेद, इसमें रखा गया संपत्ति के अधिकार को। ठीक, तो ये हो गया अध्याय 12 का बंटवारा कि 12 में कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है, किसको कौन सा अधिकार दिया गया है, कौन क्या कर सकता है, कौन सी शक्तियां प्रभावी होंगी किस अनुच्छेद के तहत। ठीक है, और उससे संबंधित अध्याय को भी लिख दिया गया है कि सहूलियत के लिए, कि हमारे संविधान की यही खासियत है, आप जान लीजिए कि एक छोटी छोटी बातों को बहुत बारीकी से लिखा गया है। ठीक है, बहुत शानदार तरीके से लिखा गया है। ठीक, अब आते हैं भाग 13 में आते हैं। भाग 13 में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम है। व्यापार है, वाणिज्य है या समागम है। ठीक, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर पूरा व्यापार, वाणिज्य एवं समागम है। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ है, 301 से 307 के बीच में है। इसका मोटा मोटा यही मतलब है कि हमारे राज्य क्षेत्र के भीतर में जो व्यापार है, वाणिज्य है, समागम है, उससे संबंधित सभी बातों को बताया गया है कि केंद्र सरकार किस तरीके से जमीन को, मतलब कि व्यापार करने की क्या चीज़ें हो सकती हैं, कैसे व्यापार को बढ़ाया जाए, जो जो विसंगतियां उनको कैसे समाप्त किया जाए, राज्यों के साथ मिलके जो जो भी समस्याएं हैं उसके विषय में कैसे व्यापार वाणिज्य को बढ़ाया जाए। ठीक है, मोटा मोटा यही है, कुल मिला के आप जान लीजिए, और कुछ भी नहीं है, बाकी तो सब ठीक है। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। इसका अनुच्छेद क्या है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, 308 से 323। 308 से 323। ठीक है, 308 से 323। इसमें भी दो चीजें हैं, पहला अध्याय 1 है, इसमें भी अध्याय 1 है, दो ही अध्याय, उसको मैं बता दे रहा हूं। अध्याय 1 में सेवाएं हैं, जो कि जिसका अनुच्छेद है 308 से 314। 308 से 314। और दूसरा अध्याय क्या है, सेवाएं के अलावा है लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग ये है 315 से 323। 315 से 323 है लोक सेवा आयोग। ठीक, ये तो हो गया भाग 14। अब भाग 14 का है, जिसको कि जोड़ा गया है अधिकरण से संबंधित है। भाग 14 अधिकरण से संबंधित, प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है, जिसमें केंद्र सरकार की जो प्रशासन है उससे संबंधित, लोक सेवकों के समझौते से संबंधित है अधिकरण। 314 का है, भाग 14 का है, अधिकरण है। और अधिकरण 323 का से 323 का से 323 खा तक है। ठीक है, अधिकरण मोटा मोटा यही समझ लीजिए कि जो भी अधिकरण बनाया जाता है उसमें प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित जो लोक सेवक हैं उनसे संबंधित जो मुद्दे होते हैं उनके निपटारे के लिए होता है। ठीक है,
अब भाग 15 है। ठीक, भाग 15 क्या है? भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। निर्वाचन से संबंधित है। ये कहां से कहां तक है? ये 324 से 329 का तक है। 329 का तक है। फिर है भाग 16। भाग 16 है। ठीक है, भाग 16 में क्या है? कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है। कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है। कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है। तो यह 330 से 342 का है। 342 का है। ठीक, फिर है भाग 17। भाग 17 में क्या है? राजभाषा है। राजभाषा है। ये कहां से कहां तक है? 343 से 351। ठीक, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेंगे समझ लेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, अब जैसे कि ये जो राजभाषा वाला है, एक मिनट साथियों, राजभाषा है। ठीक है, फिर है भाग 18। भाग 18 में आपात उपबंध है। आपात उपबंध है। ठीक है, आपात के विषय में बताया गया है। इसमें 352 से 360 तक है। ठीक, 352 से 360 तक है। बाकी 20 में मैं जो आगे जब पढ़ाऊंगा तो और बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आज सिर्फ भाग के विषय में बात हो रहा है, तो इतनी लंबी क्लास ना हो जाए कि आप लोग भी बोर हो जाए। जो मुझे ऊपर का समझ में आ रहा था, जो अध्याय के रूप में जो बंटवारा था, उसको मैंने बांट दिया है। निचले क्रम, अगर नीचे के जो भाग हैं आप उनको ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, भाग 19 है। भाग 19 में क्या है? प्रकीर्ण है। प्रकीर्ण है। प्रकीर्ण है। इसका अनुच्छेद क्या है? 361 से 367 है। ठीक है, 361 से 367 है। फिर भाग 20 आ गए। भाग 20 में क्या है? संविधान का संशोधन है। संविधान का संशोधन है। ये काफी इंपॉर्टेंट भाग है, संविधान का संशोधन है। ये कहां से कहां तक है? 368 है। ठीक है, 368 है। फिर है भाग 21। भाग 21 में क्या है? अस्थाई अस्थाई संक्रमणशील संक्रमणशील अस्थाई संक्रमणशील और विशेष उपबंध है। विशेष उपबंध। ठीक, ये कहां से कहां तक है? ये 369 से 392। 369 से 392। और जो लास्ट में है भाग 22, ये आपका अंतिम है। इसमें क्या है? संक्षिप्त नाम है। संक्षिप्त नाम है। संक्षिप्त नाम है। प्रारंभ है। हिंदी में प्राधिकृत पाठ है। और क्या है? और उसका निरसन यानी कि लोप है। ठीक है, ये हिंदी से संबंधित प्राधिकृत पाठ है। टोटल संक्षिप्त तो नाम दिया गया है, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है संविधान से संबंधित सारी चीजें। और ये कहां से कहां तक है? ये 393 से 395 है। ठीक, तो ये रहा साथियों 22 भाग पूरा जो मैंने बताया है। क्योंकि जब अब आप भाग लिख लेंगे, भाग समझ लेंगे, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। शुरू के भाग जहां तक इंपॉर्टेंट अध्याय वाले रहते हैं, मैंने उसको भी लिख के बता दिया है कि आपको ज्यादा समस्या ना हो समझने में। क्योंकि जब तक आपको एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये पूरा भाग क्या है, पूरे संविधान का सिलेबस है। पूरे भाग, पूरे संविधान का क्या, कैसे हमारा संविधान है, कौन सा अनुच्छेद किसमें है, तो एक प्रकार से कह सकते हैं ये पूरा हमारा सिलेबस है। अगर हमारा सिलेबस ही हमको नहीं पता होगा तो हम क्या कर पाएंगे। ठीक है, तो ये रहा साथियों संविधान का भाग। आप इसको देखिए, लिखिए, बार बार देखिए। तैयारी का यही तरीका होता है कि उसको
बार बार रगड़ते रहिए तो चीज़ें दिमाग में चली जाएंगी। ठीक है, तो दूसरे क्लास में मिलते हैं जिसमें हम संविधान की अनुसूचियां बताएंगे। ठीक है, बाकी फिर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए, आप अपने कमेंट दीजिए, आपके कमेंट का मुझे ज़रूर इंतज़ार रहता है। ठीक है साथियों, ठीक है, नमस्कार।